चलो देखो, दो दो ऑसिलेटर और बचा हुआ था। हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। आ गया सर। तो ये एक तो अननेसेसरी टाइप्स का पढ़ लिया अपने सिलेबस में नहीं था, उसको काट लेना, मतलब घेर देना उसको। वो क्या पढ़ा, व्हील ब्रिज ऑसिलेटर। ऐसे पूछा जाएगा। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। लेकिन सिलेबस में दो ऑसिलेटर और मेंशन है। हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर का जो डिजाइन था, कि ये एक एम्पलीफायर। अच्छा, यहाँ पर एम्पलीफायर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया जाता है। अभी पढ़ेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब वो यदि इनपुट सिग्नल में जीरो फेज डिफरेंस के साथ आउटपुट मिल रहा है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। पीछे देखा था हम लोग, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सिग्नल यदि इस मॉडल का है तो आउटपुट भी इसी मॉडल का होता है। फेज शिफ्ट नहीं होता है। इसको इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग वाले में फेज शिफ्ट 180 डिग्री। इनपुट और आउटपुट का शेप ऐसा। तो अ, ये हम लोग इसको इस केस में हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जो ट्रांजिस्टर ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये यहाँ पर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इसका आउटपुट एंड इनपुट होगा। अच्छा, इस जगह पर एक और डिजाइन आपको लिया जाता है। जब इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इस तरह से भी आपको बुक सब में दिखेगा, इस टाइप से। या ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यहां पर एक एम्पलीफायर लेते थे। ये तो बेस्ट हो जाएगा, ये आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो। बहुत तरह से डिजाइन की बात करता है यहाँ पर। कभी इस तरह से रहेगा तो कभी यहाँ पर इसके बदला में ऐसे दिया हुआ रहेगा, इस तरह से, या ब्लॉक टाइप से देगा। इससे मत घबराओगे, मतलब ये एक एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आप ले रहे हैं। एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लिया जा रहा है। ठीक है। हाँ, आप सुनिए। अब इसमें जो चेंजिंग होता है, इसका जो फीडबैक नेटवर्क होता है, इसका फीडबैक नेटवर्क
हम दोनों के लिए कॉमन फीडबैक नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, हार्टली ऑसिलेटर एंड कॉलपिच ऑसिलेटर। बस उसमें वैल्यू खाली चेंज करते रहना है। जैसे दोनों के लिए कॉमन ड्रॉ करना मतलब ऐसा। देखो, ये तो अपना ट्रांजिस्टर हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये यहाँ का फीडबैक नेटवर्क है। ये दोनों के लिए हो जाएगा। एक साथ हम लोग को दोनों को डिफाइन कर लेंगे, कॉलपिट ऑसिलेटर को भी एंड हार्टली ऑसिलेटर को भी। ये फीडबैक नेटवर्क। बस डिफरेंस क्या होगा इसमें हार्टली और कॉलपिट में? ये जेड1 हार्टली ऑसिलेटर में इस जगह भी इंडक्टर और इस जगह भी इंडक्टर, और यहाँ पर कैपेसिटर। और कॉलपिट ऑसिलेटर में यहाँ और यहाँ कैपेसिटर और इस जगह इंडक्टर। तो दोनों का डिजाइन सेम है। इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क का कॉमन नाम है टैंक सर्किट। और ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप सिंपली बोलोगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो देख रहे हो इतना पार्ट, ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये डिजाइन पहले ड्रॉ कीजिए, दोनों के लिए ये हो जाएगा। अब इसमें हम स्पेशल केस अप्लाई करेंगे। यदि हार्टली ऑसिलेटर की बात करेंगे हम लोग, इन केस ऑफ हार्टली ऑसिलेटर, जेड1 बराबर हो जाएगा 1/जे ओ। हार्टली में जेड1 बराबर J⍵L, जेड2 बराबर भी J⍵L, L1 ले लो यहाँ पर, और जेड टू बराबर भी J⍵L2। लेकिन जेड थ्री के केस में -J, या 1/J⍵C। मतलब ये कैपेसिटी, ये दोनों इंडक्टर होगा और ये कैपेसिटर होगा। इन केस ऑफ हार्टली ऑसिलेटर, और इन केस ऑफ कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर के केस में जेड1 बराबर 1/J⍵C1, जेड टू बराबर 1/J⍵C2, एंड जेड थ्री बराबर J⍵L, यानी यहां पर इंडक्टर। ये टैंक सर्किट बस, लेकिन डिजाइन दोनों का सेम है। तो इसलिए हम लोग एक कॉमन रिलेशंस को स्टैब्लिश करेंगे। एक कॉमन रिलेशन जेड1 जेड2 के टर्म्स में हम लोग सब एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अब जिसका होगा जेड1 जेड2 सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों के लिए डिफाइन हो जाएगा। समझे बात? यस। ये ड्रॉ कर लिया ना?
यस सर। तो इससे पिछले क्लास में हम लोग जब हार्टली ऑसिलेटर कर रहे थे तो यहाँ पर इंडक्टर किया था, यहाँ पर इंडक्टर डाला था हार्टली ऑसिलेटर में, यहाँ भी इंडक्टर, यहाँ पर कैपेसिटर। तो आप ना ये अभी आप Z1 Z2 के अभी जो डिजाइन किए हैं उसी के टर्म्स में रखे देना। ये Z1 Z2 Z3। चलो अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा और गेन का क्या एक्सप्रेशन होगा इसकी बात करें तो बहुत सारे बुक में इतना लंबा डिराइवेशन इसमें मिलेगा आपको। फ्रीक्वेंसी का ओमेगा का एक्सप्रेशन जो डिराइव किया जाता है बहुत लंबा कैलकुलेशंस, लेकिन हम लोग एक है कुछ बुक जिसमें डिराइवेशन बहुत टेक्निकल डिराइवेशन है, टेक्निकल डिराइवेशन है तो थोड़ा शॉर्ट डिराइवेशन होता है इसके लिए। अभी अभी ऐसा था हमारा जो नेटवर्क, ये फीडबैक नेटवर्क था, उसमें आप देखो ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट आ रहा था, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये था अपना Z1, ये Z2, ये Z3 और और ये ट्रांजिस्टर का ये यहाँ पर इस तरह से अर्थिंग किया गया था, फिर यहां से लेकर के ट्रांजिस्टर के इनपुट में इसको कनेक्ट किए थे। एक काम करो ना, यहाँ पर हम ना, मेरा यहाँ पर ये करना है कि जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट किसके अक्रॉस लगाया गया है, Z1 के अक्रॉस, ध्यान देना ट्रांजिस्टर का आउटपुट Z1 के अक्रॉस है और इस फीडबैक नेटवर्क यानी फीडबैक नेटवर्क का इनपुट ये Z1 के क्रॉस जा रहा है और फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट जो है वो Z2 के क्रॉस है। ये चीज को समझ रहे हो कि इस डायग्राम में ये चीज समझ में आ रहा है यहाँ पर फिगर से। ये फीडबैक नेटवर्क है, ये ट्रांजिस्टर था यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर का आउटपुट टर्मिनल ये दोनों है, ये Z1 के क्रॉस कनेक्टेड है, ये चीज मेंशन करो यहाँ पर। इनपुट आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर is connected across Z1। ट्रांजिस्टर के आउटपुट को Z1 के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये Z1 जो हो गया वो इनपुट वोल्टेज हो गया फॉर किसके लिए, फीडबैक नेटवर्क के लिए, एंड वी हैव सेड इनपुट फॉर फीडबैक नेटवर्क। और फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट Z2 के क्रॉस लिया जा रहा है, यानी Z1 के क्रॉस जो हुआ वो V0 हुआ। ट्रांजिस्टर के आउटपुट को V0 से डिनोट करते थे, ट्रांजिस्टर के आउटपुट को V0 से, तो वो कनेक्ट हो रहा है फीडबैक नेटवर्क के Z1 के क्रॉस। इसको एक तरह से हम लोग ऐसे दिखावें तो ऐसे आप समझ सकते हो, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, थोड़ा सा हम डिजाइन में और चेंजिंग करें। ये Z1 है, इसके अक्रॉस ये V0 डाला जाए, ट्रांजिस्टर का आउटपुट,
ट्रांजिस्टर का आउटपुट Z1 के क्रॉस डाला गया, ठीक है। और ये फीडबैक नेटवर्क में एक एक डिजाइन आपका Z3 और Z2, और Z2 के क्रॉस ले रहे हैं हम लोग फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट को। Z2 के क्रॉस फीडबैक नेटवर्क यानी VF हुआ, ये VF होगा, ये जो होगा वो VF होगा। अब क्या है, Z1 और Z2 का एक पॉइंट कॉमन है, Z1 और Z2 का एक टर्मिनल को कॉमन कर देना था, तो जो छोड़ दो इसको, इसी डिजाइन में करो। और लिखो द आउटपुट ऑफ फीडबैक is taken across Z2. Output of feedback is taken across Z2 and input of feedback is given across Z1. यानी Z2 के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो VF होगा, और Z1 के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो V0 होगा। यहां जो लिखे थे आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस Z1, we have as input for feedback, इसका वोल्टेज V0 और इसका वोल्टेज हो जाएगा कौन, VF, फीडबैक के आउटपुट को। ये पहचानना जरूरी है सर्किट में इसको पहचानना जरूरी है कि फीडबैक का इनपुट कौन है, फीडबैक का आउटपुट कौन है, ठीक है। देखो वो टेक्निकल डिराइवेशन है, तो थोड़ा ये सब पहचानना पड़ेगा, उसमें कहां पर इनपुट है कौन आउटपुट है। अब जो डिराइवेशन करना है हम लोग को वो देखिए। डिराइवेशन में ऐसा है यहाँ पर कि Z2 को आप ट्रांजिस्टर का इनपुट के में कनेक्ट किए हैं, और हम लोग एक बात पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर में पढ़ा था, जो ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। ट्रांजिस्टर का इनपुट सर्किट का जो रेसिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है इनफाइनाइट, आइडियल ट्रांजिस्टर हो तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है इनपुट का, हाई रेसिस्टेंस होता है, हाई इंपीडेंस इनपुट का और आउटपुट का लो इंपीडेंस। ये चीज एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ये प्रॉपर्टी था, कि इनपुट ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपीडेंस हाई और आउटपुट इंपीडेंस लो। इस प्रॉपर्टी को यदि यूज करते हैं हम लोग तो बहुत इजीली डिराइव हो जाता है इसका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो लिखो बात को यहां पर, as we know that the impedance of input impedance of amplifier आइडियल एम्पलीफायर, यदि एम्पलीफायर आइडियल है तो इनफाइनाइट, वैसे हम लोग बोलते हैं जनरल जो रियल एम्पलीफायर होता है उसका बोलते हैं इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई, और उसमें यदि आइडियल एम्पलीफायर की बात करेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली इंफिनिटी बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये हम लोग देखो यहां पर गौर करना, ये Z2 था, इसको कनेक्ट किए हो आप ट्रांजिस्टर के इनपुट से, और ये जो Z1 था इसको कनेक्ट किए हो ट्रांजिस्टर के आउटपुट से, और यहाँ पर ये Z3 था। गौर करना बात को, बहुत टेक्निकल डिराइवेशन है, तो इतना लंबा रास्ता पकड़ सब डिराइवेशन देखा गया है, लेकिन एक जगह है कुछ एक दो बुक है जहां पर इस प्रॉपर्टी को यूज करके बहुत शॉर्ट डिराइवेशन कर दिया है। बहुत अच्छा लगा ये डिराइवेशन हम लोग।
ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट को Z1 के क्रॉस कनेक्ट किया, ये बात हम बोले अभी कुछ देर पहले। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के आउटपुट, यानी इसको आप V0 समझेंगे, ट्रांजिस्टर का आउटपुट था ये। ट्रांजिस्टर के आउटपुट को V0 से रिप्रेजेंट करते हो। और फीडबैक के आउटपुट को Vf से डिनोट करते हो, यानी ये वोल्टेज Vf है और ये तो Z3, ठीक है, यही बात बोला गया था ना अभी, नहीं? इसको नहीं समझे इस डिजाइन को? समझे सर। अरे ऐसे इसी को, इसको हम ना, इसको अभी हॉरिजॉन्टल, इसी को ऐसे मोड़ के ऐसे कर दो तो वही डिजाइन हो जाएगा आपका। लैंग्वेज में तो लिखे हैं वहां पर, द आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस Z1, और ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज को V0। फिर क्या बोला, आउटपुट ऑफ फीडबैक इज टेकन अक्रॉस Z2, फीडबैक के आउटपुट को, आप फीडबैक के आउटपुट वोल्टेज को Vf से डिनोट करते हो आप, और ये Z3। ये सर्किट डिजाइन है। और अभी अभी एक बात यहाँ पर बोला गया कि ये जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट, ये फीडबैक के आउटपुट को ट्रांजिस्टर का इनपुट होता है, वो फीडबैक का आउटपुट ट्रांजिस्टर का इनपुट होता है। ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इंपीडेंस है वो इंफिनिटी है, इसलिए इस इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें उसका इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट है, तो करंट इधर नहीं जाएगा। करंट इस रास्ता में फ्लो नहीं करेगा, ये इनपुट वाला रास्ता में, क्योंकि अभी बोला गया कि ट्रांजिस्टर का इनपुट का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो करंट इस रास्ता में फ्लो नहीं करेगा। करंट ओनली इस रास्ता में फ्लो करेगा, इस रास्ता में फ्लो करेगा, ऐसे इस रास्ता में फ्लो करेगा करंट। यानी इधर से इधर सर्किट ओपन है, ये समझोगे। जिधर करंट नहीं है उधर सर्किट को ओपन समझा जाएगा, ओपन समझा जाएगा। उस ब्रांच में, इस ब्रांच में करंट ही नहीं है, इस सर्किट को ओपन समझेंगे। तो इससे क्या फायदा होता है, ये Z2 और Z3 सीरीज में हो जाएगा और Z1 के साथ वो पैरेलल हो जाएगा। करंट ओनली इधर से आएगा, इधर से आएगा, ये करंट इधर घुस जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा करंट, क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर का इनपुट से कनेक्टेड होना है, और ट्रांजिस्टर का इनपुट का रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो करंट इधर नहीं जाएगा। ये जो करंट है आई मान लो, इस करंट को, हाँ इसको आई नॉट मान लीजिए, आई नॉट। ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज को इसके क्रॉस कनेक्ट किए हुए हो, तो मान लो ट्रांजिस्टर के आउटपुट से जो करंट आया, ट्रांजिस्टर के आउटपुट से जो करंट आया वो आई नॉट मान रहे हैं, वो आई नॉट इस जंक्शन के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। इधर आई में टूटा और इधर मान लो इधर हो जाएगा आई नॉट माइनस आई। अब ये आई जब यहां आएगा तो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का जो इंपीडेंस है वो इंफिनिटी है। इधर का जो ये जेड आई मतलब इनपुट इंपीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये इंफिनिटी है, इसलिए करंट इधर नहीं जाएगा, ये आई टोटली इधर मुड़ जाएगा, और ये आई टोटली इधर मुड़ेगा। ये अमाउंट का फ्लो क्या आएगा, इधर से आई आया, इधर से आई नॉट माइनस आई आया, फिर यहाँ पर आई नॉट बन गया। ये जंक्शन रूल से इधर से आई माइनस आई नॉट माइनस आई, इधर से आई, फिर यहाँ पर आई नॉट बन गया। तो ये आउटपुट सर्किट का बिहेवियर, इस ये फीडबैक सर्किट में करंट स्टूडेंट का फ्लो का डायरेक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। देखो बहुत अच्छा डिराइवेशन है ये हम पहले बहुत लंबा डिराइवेशन करते थे इसके लिए, लेकिन चूंकि पूछना है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को,
ये बस नाम फ्रीक्वेंसी की जो चर्चा किया गया ओनली आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में के लिए चर्चा किया गया आपको एक सिलेबस में। ये दोनों ऑसिलेटर का डिफाइन उफाइन करने की बात हो, लेकिन इसका भी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल डिराइवेशन करना है इसमें। एक दो चार पांच बुक है, दो तीन बुक ऐसा है जो ये प्रॉपर्टी को यूज किया है, तो बहुत इजीली डिराइव हुआ है इसका फ्रीक्वेंसी। तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा डिराइवेशन है इसका। जनरल सब बुक में मिल रहा है, बहुत लंबा डिराइवेशन। ठीक है, इसमें कोई बात ऐसा नहीं है जो हम लोग गलत बात यूज कर रहे हैं। हाँ, खाली एक बात बस एक्स्ट्रा ये यूज किया, पहले जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चैप्टर पढ़ रहे थे तो वो प्रूव भी किया था कि इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस इज लो। आइडियल ट्रांजिस्टर का वेरी हाई में इंफिनिटी ले लिया हम लोग। इससे क्या हुआ, इसको इंफिनिटी लेने से क्या हुआ, ये जो करंट भेजा आउटपुट सर्किट ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो करंट भेजा ये Z1 के क्रॉस कनेक्टेड था। अब बताओ, अब बताओ ये Z2 में और Z3 में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो सेम करंट फ्लो होता है जब भी, तो क्या बोलते हैं उसको, वो सीरीज में है कनेक्टेड, वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हेंस Z1 एंड ये जो प्रॉपर्टी लिखा, ये जो प्रॉपर्टी लिखा हम लोग, इस प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो के आया कि हेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन इनपुट सर्किट, क्योंकि इंपीडेंस इंफिनिटी लिखे हो। इसी के लगातार आगे लिखना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने से क्या हुआ, हेंस करंट डज नॉट एग्जिस्ट इन इनपुट सर्किट। और इसलिए क्या पता चला फाइनली कि ये जो इम्पीडेंस है Z2 और Z3 वो सीरीज में है, क्योंकि ये जो करंट आया वो इधर नहीं टूटा, वो ऐसे फ्लो कर गया, इसलिए ये सीरीज में हो गया और Z1 उसके साथ पैरेलल हो गया। देयरफॉर Z2 and Z3 are in series and Z1 is in parallel. And Z1 is in parallel. ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्योंकि करंट इधर मुड़ जा रहा है ना, इधर करंट नहीं जा रहा है। अब इनफाइनाइट इंपीडेंस माना इनपुट को, और हाँ तो अब सुनो क्या होगा। तो ये करंट होगा कितना, ये आई का वैल्यू क्या होगा। तो आई का वैल्यू के लिए देखो, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V0। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इधर से रेसिस्टेंस निकालोगे, इंपीडेंस निकालोगे तो Z2 प्लस Z3 है, Z2 प्लस Z3। तो जब इसके बीच का वोल्टेज पता है V0 और इस दोनों पॉइंट के बीच का नेट इंपीडेंस पता है Z2 प्लस Z3, तो इस रास्ता का जो करंट हो जाएगा I, ये तो वोल्टेज बाय टोटल इंपीडेंस होगा। ये समझ में आया? अरे बहुत सिंपल बात है, ऐसा है ना, ये Z1, ये Z2, ये Z3, इसके अक्रॉस का वोल्टेज आप बोल रहे हो V0, इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो V0 है,
इस रास्ता का करंट आई मान रहे हो आप, तो ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी V नॉट बराबर I इंटू जेड, नहीं यस सर। इसका नेट जेड Z2 प्लस Z3, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ये Z2 Z3। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज V नॉट, देखो ये करंट यदि निकालना है, इस Z1 के क्रॉस का करंट निकालना है, तो Z1 के क्रॉस का करंट हो जाएगा V नॉट बाई Z1, क्योंकि इसके भी एक क्रॉस का वोल्टेज V नॉट हुआ और इसके भी एक क्रॉस का वोल्टेज V नॉट हुआ, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। इसका करंट निकालना है, इस वोल्टेज में ये इंपीडेंस से डिवाइड करो, इसका करंट निकालना है इस वोल्टेज में ये इंपीडेंस से डिवाइड करो। तो जो भी हो, आप या ऐसे आप सेपरेटली अलग करके दिखा रहे हैं कि ये दो पॉइंट है, इसके बीच टोटल इंपीडेंस है Z2 प्लस Z3, इस ब्रांच का करंट I है, वोल्टेज V नॉट है, तो करंट बराबर V नॉट बाय Z2 प्लस Z3। तो VF कितना होगा, VF कौन है, VF फीडबैक का आउटपुट वोल्टेज, कौन फीडबैक का आउटपुट वोल्टेज है VF, जो Z2 के क्रॉस है, तो Z2 के क्रॉस का वोल्टेज VF होगा। Z2 अभी पहले भी बोला कि Z2 के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो VF है, तो VF होगा कितना, इसलिए VF वोल्टेज अक्रॉस Z2 ये हो जाएगा, ये Z2 के क्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा I इंटू Z2, और I का वैल्यू निकाला इतना, यानी V नॉट Z2 बाय Z2 प्लस Z3, ये हुआ VF, ये हुआ VF। और इससे क्या फायदा होगा, इस V नॉट को इधर कर लो इस साइड, इसलिए VF बाय V नॉट, VF बाय V नॉट जो बीटा होता है, फीडबैक सर्किट का गेन बोलते हो बीटा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा Z2 बाय Z2 प्लस Z3। कितना सिंपल डिराइवेशन है, बहुत टेक्निकल डिराइवेशन है, उस मेथड से भी इतने ही आता है। हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखो। अब देखो, अब जिसका करना हो, हार्टली का करना हो, कॉलपिच का करना हो, अभी डिफरेंस बताया था उसमें, हार्टली में Z1 Z2 की जगह इंडक्टर होगा जिसका इंडक्टेंस L1 L2 लोगे, और यहाँ कैपेसिटर होगा। कॉलपिच होगा तो यहाँ पर कैपेसिटर होगा इस दोनों की जगह, यहाँ इंडक्टर होगा। वो वैल्यू सब सबका जेड पता है, कैपेसिटर का जेड का वैल्यू 1/j⍵c लेंगे, इंडक्टर का जेड का वैल्यू j⍵L लेते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, बीटा का वैल्यू निकलेगा। अब ओमेगा का वैल्यू के लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू के लिए, इसमें क्या किया गया, इस मेथड में, अब आप ये तो फीडबैक का गेन निकाला, फीडबैक सर्किट का गेन बीटा निकाला, अब जाओगे एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन फाइंड करने। ओपन लूप गेन जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते थे, याद कीजिए जब हम लोग फीडबैक नेटवर्क पढ़ा था तो इस तरह से बात किया था। यहाँ पर एम्पलीफायर सर्किट है, फिर यहाँ पर फीडबैक सर्किट होता था, इसका गेन को बीटा से डिनोट करता था, इसका गेन को ए से डिनोट करता था। इस ए को ओपन लूप गेन बोलते हैं, ओपन लूप गेन, बीटा को फीडबैक गेन। अभी बीटा निकाला, अब ए फाइंड करने जाएंगे, अब ए फाइंड करेंगे, और फिर तो पहले फाइंड करो उसके बाद देखो क्या करते, पहले ए फाइंड करेंगे जैसे बीटा फाइंड किया। अब ये फाइंड करने के लिए
इसके लिए क्या क्या काम किया गया वो देखिए, इसको मिटा रहे हैं। Yes, sir. तो नाउ फाइंड ओपन लूप गेन, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया था। ट्रांजिस्टर का अपना वोल्टेज गेन ए भी मान लो, लेट वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज ए भी। देखिए एक बात समझिए, यहां पर कहोगे तो फिर ए क्या है? ए, आप ए भी तो ट्रांजिस्टर का गेन बोले हो, आप भी बोल रहे हैं ए भी, इसमें क्या डिफरेंस है? ये एक कब का गेन है? जब आप ट्रांजिस्टर के आउटपुट को फीडबैक से कनेक्ट किया तब का गेन है। यानी ट्रांजिस्टर के आउटपुट में लॉड डाला तब तब गेन में चेंजिंग आएगा। और यदि आउटपुट में लॉड नहीं डाल रहे हो तो ए भी। लेकिन आउटपुट सर्किट को हमको फीडबैक से कनेक्ट करना है, इसका गेन अब ए भी नहीं होगा, एक नया गेन होगा इस ट्रांजिस्टर का। लॉडिंग इफेक्ट बोलते हैं इस सब बात को। तो वो है ए। आप मान लो कि जब ये नहीं डाला था, हम लोग फीडबैक से नहीं कनेक्ट किया था, लॉड नहीं डाला था, यहां फीडबैक का जो इंपीडेंस होगा, फीडबैक सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो एक लॉड इंपीडेंस की तरह बिहेव करता है फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक, समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. हाँ तो सुना, ऐसा है ना कि अब देखो बहुत टेक्निकल डिराइवेशन है, लॉजिकल है, इस सब बात को बहुत बात कंसीडर किया जाता है सर्किट में। देखिए ट्रांजिस्टर का आउटपुट की बात करें हम लोग, इधर हम लोग, अच्छा ट्रांजिस्टर का आउटपुट का अपना एक रेसिस्टेंस होगा, लॉड नहीं भी डाले तो उसके आउटपुट का एक अपना इंपीडेंस होता है। अरे उस आउटपुट में भी तो आरसी कनेक्टेड होता है, ईबी जंक्शन होता है, उसमें कुछ रेसिस्टेंस होता है ना। नहीं नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा माइंड में फिगर बनाइए आप लोग इस बात को। यदि इलेक्ट्रॉनिक्स इसी मायने में टफ नजर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसी सब बात के लिए। ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। ये आउटपुट यहां पर आप एक लॉड रेसिस्टेंस की बात करते हो, आर एल, लेकिन ये लॉड रेसिस्टेंस नहीं भी कनेक्टेड होगा तब भी तो आप इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर पहुंचोगे। ये आउटपुट का एक टर्मिनल है, ये कनेक्ट नहीं भी किया तो आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, बहुत सारे रेसिस्टर सब कनेक्टेड है कि नहीं है। यहाँ पर सीबी जंक्शन है, इसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पर ईबी जंक्शन है, यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस होगा, एक रेसिस्टेंस ये आर ही है। तो लॉड रेसिस्टेंस नहीं भी कनेक्ट किए तब भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट का अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं आर नॉट से। ट्रांजिस्टर बिना जब लॉड नहीं दिए हो तब, ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज